नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, आज मुखातिब हूँ मैं आपके सामने वंदना सक्सेना, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर से। आज हम 11वीं कक्षा में अभिव्यक्ति और माध्यम के तहत डायरी लिखने की कला के बारे में जानेंगे। निश्चय ही डायरी से आप सभी परिचित होंगे। आज हम इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। आज अभिव्यक्ति में हम डायरी लिखने की कला पढ़ेंगे। डायरी लिखने की कला में प्रस्तावना में सबसे पहले देखें हम। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, वह अपने आप से संप्रेषण की स्थिति में होता है। निश्चय ये एक अंतरंग साक्षात्कार माना जाता है। अनुभव का खजाना। विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन करते थे। उनके अनुभवों से उनके निधन के बाद भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय भी एक रोजनामचा तैयार किया जाता था, जो रोजाना के कार्य और घटनाओं का विवरण देता था। व्यापारियों दुकानदारों द्वारा भी हिसाब किताब और लेन देन का भी विवरण सुरक्षित रखने हेतु बही खाते का प्रयोग किया जाता है। यह भी डायरी लेखन माना जाता है। अतः डायरी लेखन अतिथि मित्रों को और जीवन की भरी हुई घटनाओं को याद करने का एक माध्यम है। अब डायरी लेखन के कितने प्रकार होते हैं? ये 4 होते हैं: व्यक्तिगत डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी और साहित्यिक डायरी। हिंदी डायरी साहित्य में जिन्होंने लिखा है उनके हम यहाँ पर विवरण देखेंगे। नित्य प्रति के व्यक्तिगत लिखित अनुभवों को डायरी की संज्ञा दी गई है। इसलिए माना जाता है कि डायरी आत्मगत विधा है, वस्तुगत नहीं। इसे दैनंदिनी, रोजनामचा और दैनिकी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य में डायरी विधा भी अन्य गद्य विधाओं की तरह आधुनिक विधा है, जिसकी शुरुआत श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है, जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी डायरी साहित्य और लेखक जिन्होंने डायरी लिखी है उनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार हैं। घनश्याम दास बिरला, डायरी के पन्ने, 1940। दूसरे हैं श्री राम शर्मा, सेवाग्राम की डायरी, 1946। तीसरे हैं धीरेन्द्र वर्मा, मेरी कॉलेज डायरी, 1954। चौथे हैं अज्ञे, जिनकी बर्लिन की डायरी, 1960। और एक और है मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी, 1965, जो काफी चर्चित रही है। इसी क्रम में मोहन राकेश और रमेश चंद्र शाह की डायरी ने किताब का रूप ले लिया। राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांकृत्यायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी है। साहित्यिक समस्याओं के समाधान के रूप में मुक्ति बोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखकर अद्भुत प्रयोग किया है। डायरी शैली में उपन्यास, क्योंकि कई उपन्यास डायरी शैली में लिखे गए हैं, जिनमें अज्ञे के नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, जैनेन्द्र कुमार के जयवर्धन, राजेंद्र यादव का शह और माँ, देवराज की अजय की डायरी और श्रीलाल शुक्ल का मकान उपन्यास इसी शैली में लिखा गया है। अब डायरी क्या है? एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है, जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं और हर पृष्ठ पर खाली जगह छूटी होती है, जिसे हम सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए करते हैं। मसलन आने वाला समय किसी खास दिन के लिए हो, तयशुदा दायित्व और कार्य योजना उसमें लिखकर छोड़ी जा सकती हैं, ताकि डायरी उस तिथि के आने पर हमें संकल्प की याद दिला सके। ऐसा करके हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों को सुरक्षित
ठिकाने पर पहुंचा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वह विस्मृति या भूलने की शिकार ना हो। अब डायरी लेखन क्या है? यह एक ऐसी विधा है जिसमें रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण या आत्मकथा जैसी कई विधाओं के लक्षण दिखाई देते हैं। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, डायरी में लिखी जाती है। सामान्यतः डायरी लेखन की जब भी चर्चा होती है तो उसका आशय डायरी के किसी दूसरे उपयोग से होता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहें, उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। ये हमारा प्रश्न भी का उत्तर भी यहाँ मिल जाता है। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। अब डायरी के स्वरूप से हम परिचित होंगे। मानव के समस्त भावों, मानसिक वेगों, अनुभूति, विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम साहित्य है। लेखक अपने विचार विभिन्न विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के द्वारा व्यक्त करता है। किसी भी घटना के प्रति व्यक्ति के तात्कालिक उद्वेग या अभिव्यक्ति का माध्यम डायरी बनती है। वैसे तो डायरी एक निजी संपत्ति मानी जाती है, परंतु व्यापक दृष्टि में डायरी भी प्रकाश में आकर साधारणीकृत हो जाने के कारण साहित्य जगत की संपत्ति बन जाती है। अब डायरी का क्या अर्थ है? डायरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के डायरियम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है डाइस अर्थात डे अर्थात दैनिक भत्ता। इससे यह स्पष्ट होता है कि डायरी का संबंध दैनिक कार्य या दिनचर्या से है। वैसे तो डायरी अंग्रेजी शब्द है, परंतु शब्दकोशों के अंतर्गत इसे दैनिकी, दैनंदिनी, परामर्श पुस्तिका, रोजनामचा आदि कहा जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में इसे दिन पत्रिका या दैनिक व्रत पुस्तकम कहा जाता है, परंतु प्रचलन में डायरी शब्द ही सर्वविदित है। उपर्युक्त सभी अर्थों से यह स्पष्ट है कि डायरी दैनिक व्यापारों या घटनाओं का ब्यौरा है। अब डायरी के तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक विधा का निर्माण कुछ विशिष्ट और व्यक्तिगत तत्वों से होता है। यह विशिष्टता उसे अन्य विधाओं से पृथक करती है। डायरी का वैचारिक दृष्टि से आकलन करते हुए सामान्य स्तर पर कुछ प्रमुख तत्व सामने आते हैं। पहला है वैयक्तिकता। ऐसी अनुभूतियां जो नग्न यथार्थ को स्पर्श करती हुई चलती हैं तथा जिसे व्यक्त करना संभव नहीं होता है, वह डायरी में समाहित हो जाती है। लेखक अपने जीवन के अनुभवों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। वह नितांत एकांत की गहराइयों में उठते आंतरिक अनुभवों को लिपिबद्ध करता चलता है। इसलिए तत्कालीन परिवेश को अपने में समेटे हुए नितांत यथार्थ के धरातल से जुड़ी डायरी सच्चे अर्थों में उसका प्रतिबिंब होती है। अगला तत्व है भावों की अभिव्यक्ति। लेखक की मन की स्थिति एवं परिस्थितियों के अनुरूप जो कुछ भी महत्व का घटित हो, अनुभव हो, इसका उल्लेख डायरी में लेखक करता है और ईमानदारी से लिखी गई डायरी लेखक के लिए कायने का काम करती है। तिथि क्रम, इसका मूल अर्थ देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। अगला तत्व हमारा आता है तात्कालिक प्रतिक्रिया। इसका मूल उद्देश्य ही यही है कि जैसे ही मन को कुछ प्रभावित करे, उसे तत्काल ही कागज पर उतार दिया जाए। प्रतिक्रिया तत्काल ही टीप रूप में लेने से वह अधिक प्रामाणिक व सत्यता के निकट हो जाती है। अगला तत्व हमारा आता है अनियमित लेखन। रोज डायरी लिखना एक आदर्श हो सकता है, परंतु एक सर्जन कलाकार के लिए रोज लिखना ना तो संभव है, ना ही उपादेय। अनुभवों के अभिव्यक्त होने की तीव्र छटपटाहट से लिखी गई डायरी ही साहित्य, कला एवं समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। अगला हमारा तत्व आता है परिवेशांकन, मतलब परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें लेखक वैयक्तिक अभिव्यक्ति तो करता है, साथ ही वह अपने आसपास के समाज को भी डायरी में साथ लेकर चलता है। अर्थात लेखक के इर्द गिर्द का पूरा समाज व समय उसके व्यक्तित्व का पीछा करता हुआ डायरी में समाहित होता है।
अतः डायरी अपने युग और समकालीन परिवेश की पहचान का सूक्ष्म माध्यम है। नरेंद्र मोहन की दोनों डायरियां साथ साथ मेरा साया और साये से अलग इसका उदाहरण है। अगला तत्व आता है आत्मविश्लेषण। इसमें लेखक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का ही वर्णन नहीं करता, अपितु उससे घटित होने वाले मानसिक प्रतिक्रियाओं का भी उल्लेख करता है। वह घटनाएं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक कोई भी हो सकती है। डायरी का मुख्य उद्देश्य लेखक का आत्मविश्लेषण होता है। हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी, प्रवास की डायरी, इसी प्रकार की है। अगला हमारा तत्व आता है वास्तविकता। इसमें मनुष्य अपना कच्चा चिट्ठा लिखता है, अपने को खोलकर व्यक्त करता है, छोटी बड़ी गुप्त और प्रकट सभी बातों को डायरी में लिखता जाता है। निर्भीकता से व्यक्ति डायरी में उन घटनाओं का उल्लेख करता है जिसे वह और कहीं लिखने में संकोच करता है। इस प्रकार डायरी व्यक्ति का वास्तविक रूप प्रकट करने का श्रेष्ठ साधन कही जा सकती है। अगला हमारा तत्व आता है छिपाव का भाव, क्योंकि डायरी लिखने में कई बातें हम छिपा जाते हैं और ये डायरी लेखक भी मानते हैं कि सारी बातें हम सच नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। वैसे तो डायरी को नितांत वैयक्तिक अंतः प्रक्रिया की झलक व सत्यता की निकटतम रचना मानते हैं, परंतु फिर भी अनेक डायरी लेखक यह बात स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण रूप से सच्ची अभिव्यक्ति के भाव का यहाँ लोप रहता है। आत्मविश्लेषण का गुण होते हुए भी डायरी लेखक यह मानता है कि डायरी में सच नहीं लिखा जा सकता, अतः भय एक छिपाव का भाव विद्यमान रहता है। अगला हमारा तत्व आता है सृजन का नेपथ्य। सृजन मतलब निर्माण करना। डायरी लेखक के जीवन के व्यक्तित्व और उसके प्रत्येक अंश को वो छूती है, अतः सामाजिक व्यवहारिक बातों के साथ साथ एक रचनाकार का रचना संसार भी डायरी में स्थान पाता है। डायरी में अतीत एवं वर्तमान तो होता ही है, परंतु भावी योजनाओं का खाका भी तैयार होता जाता है। एक सर्जक के लिए सृजन कार्य की रूपरेखा डायरी में देखी जा सकती है। अगला हमारा तत्व आता है पुनरावर्तन, मतलब किनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। एक ही दिन में कई तरह के भाव लेखक के मन में जागृत हो सकते हैं तथा एक ही तिथि के अंतर्गत कई भाव एक साथ डायरी में लिखे जा सकते हैं। भावों विचारों का पुनरावर्तन भी होता है। अगला हमारा जो तत्व आता है वो है अधूरापन। डायरी भावावेश में आकर लिखी जाती है, अतः इसमें कई बार उस आवेग को काबू में रखना लेखक के लिए संभव नहीं रह पाता, जिस कारण मन में आ रही अनर्गल बातें भी उस नोटिंग में उतर आती है। ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें अंतर्द्वंद हमारे मन में चलते रहते हैं और वो हम डायरी में नोट करते जाते हैं। अधिकांशतः केवल घटना का संकेत बिना घटना बताए शुद्ध मानसिक प्रतिक्रिया देकर लेखक डायरी में अपनी बात कहता है, अतः आंशिक या अधूरापन डायरी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगला हमारा तत्व आता है निजी दृष्टि। डायरी से सर्जक के व्यक्तित्व, चरित्र एवं संवेदन मूलक जीवन का निर्माण होता है एवं लेखक के जीवन व संवेदना के प्रति दृष्टि बिंदु बनता है, अतः समाज के साथ उसकी अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण भी साथ साथ यात्रा करता हुआ डायरी में प्रतिबिंबित होता है। अगला हमारा तत्व आता है भाषा शैली। डायरी की भाषा की मुख्यतः विशेषता यह है कि भावों की तीव्र अभिव्यक्ति के कारण शब्दों तथा वाक्यों का अधूरापन अधिकांशतः देखने को मिलता है। साथ ही भावावेग के कारण लेखनी में अन्य भाषाओं के शब्दों तथा वाक्यों का आना भी स्वाभाविक हो जाता है। अब डायरी लिखने के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है सच्चा मित्र।
व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है उसे वह डायरी में लिख लेता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशिष्ट घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। अगला हमारा उद्देश्य आता है अनुभवों का पुनर्जीवन। जिस प्रकार हम फोटो को देख करके उस अवसर की याद को ताजा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अगला हमारा उद्देश्य आता है विचारों को जानना। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिसमें हम व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों और दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। अब डायरी लिखते समय हमें कुछ ध्यान देने वाली बातों को देखना है। सबसे पहला है, पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन और समय को अवश्य लिखें। प्रायः सोने से पहले लिखें ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को हम उसमें दे सकें। तीसरी बात है, डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। चौथी बात है, सरल व स्पष्ट भाषा का ही प्रयोग करें। पांचवी बात है कि जो भी विवरण आप दर्ज करें वो संक्षिप्त होना चाहिए। छठी बात है, अपने अनुभव को स्पष्टता से व्यक्त किया जाना चाहिए। सातवीं बात आती है, डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र होना चाहिए कि कौन सी घटना किस स्थान पर और किस तिथि को हुई है। आठवीं बात है, इसमें अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। अब डायरी की रूपरेखा, कि डायरी की रूपरेखा को हम किन बातों को के बारे में जान करके हम उसकी रूपरेखा को समझ पाते हैं। पहली है भूमिका या शुरुआत। दूसरी बात आती है हमारी रूपरेखा में मध्य भाग या विषय परिचय और विस्तार। तीसरी रूपरेखा के अंतर्गत बात आती है उपसंहार या अंत। अब डायरी का ढांचा। डायरी में जो हमें लिखना होता है उसमें दिनांक, महीना और वर्ष, समय, स्थान, प्रिय डायरी जिसको हम संबोधित करते हैं, विषय वस्तु और अंत। अब डायरी की विषय वस्तु या बॉडी रोचक और स्पष्ट हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अंत में अपना नाम जरूर लिखें और अपने हस्ताक्षर भी करें। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। लेखन करते हुए आप स्वयं तय करेंगे कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्या कहना चाहते हैं। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि में से कौन कौन सी आपको दर्ज करने लायक लगती हैं, किन्हें आप किन किन वजहों से भविष्य में भी याद करना चाहेंगे, यह विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करने की ओर बढ़ें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखते हैं तो उसका आपकी लेखन शैली, विषय वस्तु के चयन और डायरी के बेबाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। इसलिए यह मानते हुए डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं है। यह कतई जरूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में ही लिखी जाए। परिष्कार और मानकता का दबाव कथ्य के स्तर पर कई तरह के समझौतों के लिए आपको बाध्य कर सकता है। डायरी लेखन में इस समझौता परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से, शैली से जो रूप ग्रहण करती है आपकी शैली, वही डायरी की उचित शैली होगी। मतलब आप जिस भाव में आकर के लिख रहे हैं वही आपकी शैली हो जाएगी। डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है। आप अपने जिन अनुभवों को वहां दर्ज करते हैं उनमें आपकी नजर से देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। डायरी लिखते हुए अगर यह बात हमारे जेहन में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। अंत में डायरी में लेखक दिन, तिथि, सन आदि के आधार पर अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के साथ साथ समकालीन धार्मिक, राजनीतिक,
सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों का न केवल चित्रण करता है, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि युग यथार्थ को जितनी सफलता से आज का सजग और ईमानदार लेखक इस विधा के द्वारा चित्रित कर पाता है, उतना अन्य माध्यमों से नहीं। यह लेखक के निजी संपत्ति होती है। डायरी के प्रमुख उद्देश्य आत्मा विवेचन और आत्म विश्लेषण होता है। वह स्वांत सुखाए लिखी जाती है। एनी फ्रैंक की डायरी साहित्य की सशक्त विधा डायरी। इसमें हंसी, खुशी, दुखी, नाराजगी, आश्चर्य, खींच आदि है। कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डायरी के माध्यम से उसे व्यक्त कर पाते हैं। हमारे दिल, दिमाग व मन में एनी फ्रैंक याद आती है, जिन्होंने अपनी यातनाओं के अनुभवों को मार्मिक रूप से अपनी डायरी में लिखे हैं कि जिसे पढ़कर पाठक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से यह एक है, जो अब एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में से संरक्षित है। एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एनी जर्मनी में पैदा हुई यहूदी लड़की थी। जब नाजियों की सत्ता कायम हुई और यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुए तो एनी परिवार सहित एम्स्टर्डम चली गई, परंतु वहां भी नाजियों के अत्याचार पहुंच चुके थे, जिस वजह से उसके परिवार को एक दफ्तर में छुपकर 2 साल रहना पड़ा। इस बीच उसने और उसके परिवार ने कैसे हिम्मत बांधे रखी और क्या क्या मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा, यह सब वो अपनी डायरी में लिखती थी, जो उसकी मौत के बाद उसके पिता ने द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने पर वापस जापान से एम्स्टर्डम जाकर खोजी और प्रकाशित कराई। यह डायरी डच में लिखी थी, जो अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई थी। ये तो निश्चय ही इतनी चर्चित डायरी रही है कि जिसके बारे में पाठ्यक्रम में भी इसको शामिल किया गया है, और आज भी लोग इसको पढ़ते हैं तो निश्चय ही वो भावुक हो जाते हैं। अब हमारे आते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के तहत हम देखते हैं कि जिन प्रश्नों को आपको करना है, संभवतः उस पाठ को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद ही आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, डायरी किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा आता है, डायरी लेखन क्या है। मतलब डायरी क्या होती है, मोटी जिल्द वाली बुक होती है, रंग बिरंगे पन्नों वाली होती है, ये सब आ जाएगा। डायरी लेखन क्या है कि हम उसमें रोज जो घटनाएं घटित होती हैं उसको हम लिखते जाते हैं। डायरी का क्या अर्थ है, मतलब इसमें डायरी किस भाषा का शब्द है, क्या क्या उसके अर्थ होते हैं, ये हम देंगे। डायरी के प्रमुख तत्वों को बताइए। अब तत्व भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं पॉइंट के रूप में, तो निश्चय ही वो भी आपको उत्तर उसका मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अंतरंग साक्षात्कार किसे कहा गया है। क्योंकि डायरी में व्यक्ति अपनी पूरी भावनाओं को, पूरी अपने मन के अंदर के भावों को उतार करके रख देता है, ऐसा लगता है वो उससे अपनी बातचीत कर रहा है, तो निश्चय ही डायरी को अंतरंग साक्षात्कार कहा गया है। छठा प्रश्न हमारा आता है, डायरी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। क्योंकि उन बातों को भी हमने यहाँ पर ध्यान दिया है कि कौन कौन सी बातें हमें लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, उनका हमें विवरण इसमें इस प्रश्न के उत्तर में देना है। सातवां हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में डायरी लेखन करने वाले साहित्यकारों के नाम व उनकी रचनाएं बताइए। निश्चय ही इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने कुछ नाम उसमें दिए हैं। अगला हमारा आठवां प्रश्न आता है, एनी फ्रैंक की डायरी किस नाम से प्रकाशित हुई है। एनी फ्रैंक के बारे में भी हमने जाना कि उसकी डायरी अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुई, उसका भी आपको उत्तर इसमें मिल जाएगा। नवा हमारा प्रश्न आता है कि 3 अवसरों की डायरी आप लिखिए, जिसमें आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें 3 में आपको लिखना है। पहला है आपके स्कूल का पहला दिन, जिस दिन आप पहली बार स्कूल गए हैं और उसको आप लिखना चाहते हैं। दूसरा है प्रिय मित्र से झगड़ा हो गया, यदि आपका अभिन्न कोई मित्र है और उससे आपकी तकरार हो गई, उसके बारे में भी दे सकते हो।
तीसरी बात आती है परीक्षा में आपको सर्वोत्तम अंक मिले हैं, मतलब सबसे अच्छे अंक आपको परीक्षा में मिले हैं और वो खुशी आप अपनी डायरी में लिखना चाहते हैं। चौथा एक विकल्प के रूप में है कोई ऐसा दिन जिसकी आप डायरी लिखना चाहते हैं, मतलब ऐसा कोई दिन आपका यादगार रहा हो जिसके बारे में आप अपनी डायरी में लिखना चाहेंगे। 10वां प्रश्न हमारा आता है सत्य और असत्य, अर्थात सही और गलत उसमें लिखना है। नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत लिखिए। पहला है इसमें डायरी नितांत वैयक्तिक रचना है। दूसरा है डायरी स्वलेखन है, इसलिए उसमें किसी घटना का एक ही पक्ष उजागर होता है। तीसरा है डायरी निजी अनुभूतियों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का भी ब्यौरा प्रस्तुत करता है। अगला है डायरी अंतरंग साक्षात्कार है। और अंत में है डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। निश्चय ही बच्चों, आप जिन जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस पाठ का अध्ययन करना होगा जो ये पाठ आपको अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस पुस्तक के माध्यम से आपकी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे जो बिंदु ऐसे आते हैं जिनको आप सुलझाना चाहते हैं वो आपको इसमें पढ़ करके मिल जाएंगे। निश्चय ही आपको ये विधा रोचक लगी होगी और आप भी अपने जीवन में डायरी लेखन का उपयोग करते ही होंगे और कहीं ना कहीं वो चीज आपके जीवन को स्पर्श करती हुई महसूस होगी। बच्चों, यदि इसमें कोई कठिनाइयां यदि आ रही हैं तो आप अपने विषय शिक्षक से भी संपर्क करके अपनी जिज्ञासा को, अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। निश्चय ही आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी बने होंगे। निश्चय ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छा ये डायरी का अंश लगा होगा क्योंकि ये हमारी एक सहेली है, एक सच्ची मित्र है जिसके बारे में हम सुख दुख बांट सकते हैं। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।